हाय, वेलकम टू मेसिव नॉलेज चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि सेल्स मार्केटिंग क्या होता है और किसके पास एबिलिटी होता है कि वो सेल्स मार्केटिंग को ज्वाइन करे। उसके अंदर क्या-क्या खूबी होना चाहिए कि वो सेल्स मार्केटिंग में आ सके। जानते हैं, ये है बीपीओ, जिसके अंदर बीपीओ सर्विसेज, जिसके अंदर ये सारे ब्रांच आते हैं। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, इसके अंदर जो आता है हेल्थ केयर आता है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, रियल एस्टेट कंपनी आती है, ऑटोमोटिव कंपनी आती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आती है और लॉजिस्टिक कंपनी आती है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का रियल एस्टेट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये बहुत ज़्यादा मार्जिन देती है इस सारे कंपनियों में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है इसके अंदर। तो हम लोग को रियल एस्टेट जानना चाहिए और हमारे अंदर क्या एबिलिटी होना चाहिए कि हमको रियल एस्टेट में जानना चाहिए और रियल एस्टेट होता क्या है, ये बिजनेस क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, तो आते हैं इधर। ये विच विच कैन एबल टू ज्वाइन सेल्स मार्केटिंग। पहला जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो इस लेवल से बात करना चाहिए कि अगर हम उसको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम उसको कन्विंस कर सके कि अरे ये पेन है तो इसकी क्या खासियत है, कि उसको इस तरह बताना है कि वो पेन लेने के लिए तैयार हो जाए। और यही बात है। तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ाने का। कि अब ऐसा होगा कि हम जो बोलेंगे वो जो कस्टमर होगा वो सुन करके उसको लगेगा कि नहीं नहीं, ऐसा सही में हो सकता है, ये जो बंदा हमको बता रहा है वो एकदम सही बात है, तो हमको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। उसका है कॉन्फिडेंस। जब आप किसी को बता रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हमको ये जो सामने वाला है वो कन्विंस हो जाए मेरे से, इस तरह से बोलना। दूसरा है कि मल्टीटास्किंग स्किल, मतलब एक टाइम में आप कॉल पे भी बात कर सके और इधर ईमेल वाला भी काम कर सके। ऐसा ऐसा स्किल होना चाहिए। ऐसा बंदे में स्किल होना चाहिए कि वो एक टाइम में कॉल पे किसी को कन्विंस भी कर रहा हो और साथ में दूसरे टाइम पे जैसे ईमेल से किसी से बात कर रहा हो तो उसका भी कन्वेंशन प्रोसेस जारी रखना है। तो मल्टीटास्किंग स्किल होना चाहिए आदमी के पास, उस इंसान के पास जो सेल्स ज्वाइन करना चाहता है। उसका पैशन, अब उसमें क्या है, पैशन होना चाहिए अपने काम के प्रति। आप जानते होंगे कि वो सेल्स मार्केट में हमेशा कंपटीशन को बढ़ाया जाता है, टारगेट बेस्ड बनाया जाता है। और जैसे कि आप किसी ग्रुप के अंदर होंगे और आपका एक लीडर होगा और वो आपको टारगेट सेट करेगा कि नहीं, आज के दिन इतना प्रोडक्ट सेल करना है तुमको, तो उतना करना ही पड़ेगा आपको। ये बात है। और इससे क्या होता है कि अगर सेल्स में अच्छी सैलरी भी होती है। ये भी बात है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो सेल्स में सैलरी अच्छी दी जाती है, ताकि आपका जो वर्क है वो आपका पैशन बन जाए। अब आप अच्छे से वर्क करेंगे तो आपको लगे कि भाई हमको अच्छा सैलरी चाहिए, तो इसी कारण कंपनियां जो है सेल्स में इंसेंटिव रखती है, ताकि वो काम भी ले सके अच्छे से और वो एक्स्ट्रा सैलरी ना दे। मतलब सैलरी की जगह पे एक अवार्ड टाइप का इंसेंटिव होता है, जिससे कि जो जो पर्सन होता है वो मोटिवेट भी होते रहता है। तो ये बात है। उसका नेटवर्किंग एबिलिटी का मतलब कि आपका पहुंच बहुत ज़्यादा बना रहे। ये कम्युनिकेशन से ही होगा। आप नए-नए लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपने एक बार उसको प्रोडक्ट बेचा और वो अच्छा लगा तो वो आपके नेटवर्क में आ जाएँगे। इस तरह से आप नेटवर्किंग फैला सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है कॉम्पिटिटिवनेस। आप जानते हैं कि कॉम्पिटिशन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि 2 एम्प्लॉयी हैं, उसी के बीच ही कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो वो रखा जाता है ताकि आप वर्क अच्छे से कर सकें, जो सेल्स में काम करता है। और स्किल्स तो भाई बहुत ज़रूरी है उसमें। स्किल्स नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्किल्स सबसे बड़ा, और आपका माइंड एकदम फ्रैंक होना चाहिए, ताकि आप अगर किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो आप अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने उससे गलत बोल दिया है। एबिलिटी टू लिसन। अब क्या होता है कि कहीं हम क्या है कि प्रोडक्ट बेच देते हैं, उसमें क्या है कि जैसे हम कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, तो कुछ होता है कि दिक्कत आ गई, तो अब क्या है कई बार कस्टमर गुस्सा हो जाता है और गुस्से भी बोलता है। तो क्या है कि आपको पेशेंस भी रखना है, जो अगला अगला आप पॉइंट देख रहे हैं, और एबिलिटी भी होना चाहिए सुनने की। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो सॉल्यूशन भी अच्छे से दे सकते हैं। तो ये एबिलिटी होना चाहिए, और बाकी भी एबिलिटी है, लेकिन अगर उतना देते तो लेक्चर लंबा हो जाता है, इसी कारण मैंने नहीं लिया है। तो ये जो है मेन, जो ये पॉइंट मैंने लिया है अभी, ये जो 8 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अगर आप सेल्स में जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सेल्स क्या है, क्या होता है सेल्स मार्केटिंग के अंदर। तो क्या होता है कि यहाँ जो है 2 पार्टीज के बीच में ना, जिसमें से एक बायर होता है और एक
एक बायर होता है, एक रिसीवर होता है। एक अपना प्रोडक्ट बेचता है या एसेट बेचता है और उसके बदले में पैसा लेता है। मतलब एक एक्सचेंज एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे एक दूसरे के साथ, और इसमें प्राइस सिक्योरिटी भी होती है। जैसे पहले के टाइम में होता था कि हम एक सामान लेते थे, दूसरा सामान लेते थे, ये बहुत पहले से आ चुका है मार्केट सेल्स वाली चीज। और भाई जिसको सेल्स बेचने आ गया कुछ भी, तो वो दुनिया में कुछ ही बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है जिसको बेचने आ गया प्रोडक्ट को। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। तो अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग हम लोग जो कवर करने वाले थे वो रियल एस्टेट वाली चीज, रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है। तो क्या है कि रियल एस्टेट में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कोई मकान है, वो मेन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। कोई लैंड है बहुत बड़ा सा, तो वो उसका भी डीलिंग होता है। मेन मेड जैसे बिल्डिंग बना ली है, रियल एस्टेट के अंदर ये भी आता है कि बिल्डिंग बना ली है बिल्डर के थ्रू और अब उसको बेचना है प्रॉफिट के थ्रू, ये भी रियल एस्टेट के अंदर आता है। इसी कारण बोला गया है कि वो नेचुरल नेचुरल भी हो सकता है प्रॉपर्टी, और मेन मेड में तो आदमी हम लोग के द्वारा बनाया गया प्रॉपर्टी भी रियल एस्टेट के अंदर ही आता है। अब क्या है कि रियल एस्टेट जो है वो क्या है कि बहुत बड़ा मार्केट है आजकल, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर आप अच्छे से आपके पास स्किल्स है तो आप अपना करियर को इसमें बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। अब जो है कि 5 टाइप के कैटेगरी है इसके अंदर, जिसमें रेसिडेंशियल जैसे कि रहने वाला 2 बीएचके 3 बीएचके अपार्टमेंट बना दिया, अब उसको बेचना है, वो भी आता है। कॉमर्शियल जो पर्सनल यूज के लिए हो, किसी के लिए जो स्पेशल दे करके बनाया हो ऑर्डर, वो हो गया। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मतलब कहीं इंडस्ट्री इंडस्ट्री के लिए आप ले रहे हैं बहुत बड़ा अपार्टमेंट टाइप का कुछ, या बहुत बड़ा लैंड है वो वहाँ आप बनाना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर दे दिए और फिर आप बना करके और वो आप कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वो हो गया इंडस्ट्रियल लॉ। उसके बाद रॉ रॉ लैंड वो हो गया कि जैसे खाली जगह है। अब जैसे कि लोग क्या करते हैं तो वैसे जगह पे ये लोग लेते हैं ज़मीन की जहाँ पे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो। तो क्या होता है कि इसको एसिड्स एसिड्स अच्छे से एसिड्स रहेगा तो बड़े बड़े लोग ज़्यादा जल्दी खरीदेंगे। तो वो काम है रॉ लैंड। तो खाली जगह हो या नेचुरल प्लेस हो तो उसको भी ये लोग बेचते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे बीच हैं, मतलब बीच का मतलब कि समुद्र के बगल का इलाका जो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ने खरीद रखा है, तो वो भी इसी के अंदर आता है, रियल एस्टेट के ही अंदर आता है। और ये स्पेशल यूज के लिए कोई अपना लेता है, जैसे कि फार्म हाउस हो गया, तो वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आपको रियल एस्टेट में मतलब करना है, एंट्री करना है, बिजनेस करना है, आपको एम्प्लॉय नहीं बनना है, आना है। तो आप क्या करते हैं कि रियल एस्टेट में डायरेक्टली आप क्या करते हैं, परचेज कर सकते हो होम को, उसका रिटेल और प्रॉपर्टी, उस अदर प्रॉपर्टी को अब आप खरीद लिए और फिर उसको बेच सकते हैं दूसरी जगह। ये आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के मैंने अभी बताया था। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लैंड, स्पेशल पर्पस, जो किसी को स्पेशल पर्पस के लिए अपना चाहिए तो वो भी इसके अंदर आता है। वो स्पेशल ऑर्डर देके अपना फार्म हाउस बनवाता है, कुछ ही बनवाता है। अब देखिए कि ये जो है इकोनॉमिक करेक्टर क्या है रियल एस्टेट का। अब क्या है कि स्कार्सिटी। अब क्या है कि जो हम जमीन खरीदते हैं वो इस लैंड खरीदते हैं, वो इस जगह पे खरीदते हैं कि आने वाले टाइम में उसका जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ, स्कार्सिटी बढ़ गया। अब उसको खरीदने के लिए बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे जाएंगे कि नहीं भाई ये चाहिए। चाहे इसके लिए बहुत बहुत कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको पसंद आ गया तो बोलेंगे इसके लिए जितना भी देना पड़े तो मैं इसके लिए पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि वो प्लेस बहुत मायने रखता है। इम्प्रूवमेंट। अब क्या है कि आप सबसे ज़्यादा आजकल क्या है कि रियल एस्टेट में क्या आता है कि लैंड, अगर आप लैंड खरीद कर दिए ना तो 4 साल के बाद उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए लैंड भी खरीद के रखते हैं। तो ये बात है, तो अगर वो उसका प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुआ। तो रियल एस्टेट में इसके थ्रू ही फायदा होता है। अब क्या है कि लोकेशन ऑफ एरिया प्रेफरेंस। अब रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखता है कि भाई कौन सा लोकेशन लोकेशन हम देखें, जो अगर इसके अंदर एम्प्लॉय नहीं बिजनेस करना चाहता है तो कौन सा लोकेशन है कि जहाँ का लैंड हम खरीदेंगे वहाँ अपार्टमेंट बनाएंगे तो आने वाले टाइम में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बात है यहाँ पे। जो बिजनेस करना चाहते हैं एम्प्लॉय, यहाँ आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। पहले जब आया था तो इतना था, फिर धीरे धीरे अब 73.3% हो गया है इसका इम्प्रूवमेंट होकर के। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है।
ठीक है। अब क्या है कि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आज मेरा भी इंटरव्यू था रियल एस्टेट वाले में ही। तो वहाँ पे मैं गया तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। तो क्या हुआ कि मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया कि वो मेरे लायक नहीं था। मैं अब भाई मेरे पास स्किल्स हैं लेकिन इस टाइप के स्किल्स नहीं है कि मैं किसी को बेच सकूँ कुछ भी। तो ये बात है, अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। और बात ये है कि जब मैं एचआर के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ तो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो मेरे साथ जो था दोनों को एक टॉपिक दे दिया गया नरेंद्र मोदी के बारे में। पहले तो ये दिया गया, नरेंद्र मोदी पे मैं बोलने लगा तो क्या हुआ कि अब वो सामने वाला एक दो क्वेश्चन किया और फिर चुप हो गया। अब क्या हुआ कि एचआर ने बोल दिया कि अब तुम मेरे साथ डिबेट करो, ये नहीं बोल पा रहा है। तो मैंने एचआर के साथ भी कुछ देर डिबेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर टॉपिक आ गया कि अब बताओ कि मतलब मुझे बोला कि अपने बिहार का जो अच्छा चीज़ है मतलब अपने कन्विंस करो कि तुम्हारा बिहार अच्छा है। और सामने वाला यूपी का था तो उसको बोला कि कन्विंस करो कि यूपी अच्छा है। तो फिर हम दोनों में डिस्कशन होने लगा। तो जीडी आपको करवाएगा सेल्स के अंदर इस हिसाब से, और सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जीडी अच्छे से करिएगा ग्रुप डिस्कशन। तो आप देखेगा कि वहाँ पे कि आप कितना अच्छा किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बात है। अब क्या था कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया जो एचआर थे, आप अगर बड़ी कंपनियों में जाओगे ना तो एक बात वहाँ पे क्या है, खासियत है कि वो आपको ज़रूर मतलब आपका जो अच्छा हो वो सजेस्ट करेगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, दिव्या मैम नाम है उनका, सजेस्ट किया कि तुम आईटी और मैकेनिकल में जाओ, जो तुम्हारा ब्रांच है और तुम्हारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, तुम उसमें ज़्यादा कैपेबल हो। सेल्स में क्या है कि अगर तुम आज ज्वाइन भी कर लेते हो तो कुछ दिन बाद तुम क्विट कर दोगे इसको, वो मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा कि यस मैम ये बात तो है। इसी कारण मैंने, वो बोले कि अब फिर भी अगर तुम चाहते हो ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन कर लो। तो मैंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुमको मतलब ये निकाल नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ ये बात, अब तुम ये मत सोचना। मैंने तुम्हारे लिए जो सजेशन था अच्छा वो बताया। तो आप ऐसा है कि आप इंटरव्यू देते रहो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो फिर भी इंटरव्यू देते रहो। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, कोई अगर आप अच्छे कंपनी में जाइएगा ना तो वहाँ का जो एचआर होगा वो अच्छे से बात करेगा और आपको सजेशन भी देगा कि तुमको किस फील्ड में जाना चाहिए आपका रिज्यूम देख करके। जैसे कि मेरा रिज्यूम मतलब आईटी के लिए था, मैकेनिकल के लिए था, मैं ऐसे ही चला गया। उसमें मेरे पास पता नहीं कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं चला गया रियल एस्टेट वाले में। तो हो भी गया था लगभग। ग्रुप डिस्कशन के बाद लगभग उन्होंने बोल दिया था कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, तो मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, सीधे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है नहीं करोगे तो तुम आईटी और मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट में जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारा जो यहाँ मैं रिज्यूम में देख रहा हूँ तो उसमें ट्राई करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर मैंने क्विट कर दिया। और पता नहीं मेरे साथ में जो था उसके साथ हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि एक ही वैकेंसी थी उसमें। और ये उन्होंने लास्ट में बोल दिया था ग्रुप डिस्कशन में कि जिसका डिस्कशन अच्छा होगा उसको उसको दिया जाएगा। तो मैंने क्विट कर दिया। हो सकता है कि वो उसको मिल गया हो, उसको ज़रूरत भी था। तो अच्छा होगा अगर उसको मिल गया होगा जॉब, तो किसी का भला हो जाएगा। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। और एक बात और है कि आप लोग इंटरव्यू देते रहिए। इंटरव्यू देने से मैं भी देता रहता हूँ। इंटरव्यू देने से ये होता है कि आप भले ज्वाइन नहीं करें लेकिन आपको कोई अगर अच्छा मिलेगा तो आपको सही अच्छा एचआर मिलेगा। अगर अच्छे कंपनी में जाइएगा, हमेशा एमएनसी कंपनी में जाओ या बड़े कंपनी में जाओ या मीडियम रेंज में जाओ, सबसे नीचे वाले में नहीं जाओ। खास करके जब आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जा सकते हैं सीखने के लिए। अगर है तो मीडियम रेंज और मीडियम वाले और उससे ऊपर वाले में जाओ, ताकि आपको सजेशन भी मिल सके कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही चला गया था। अगर आप लोगों में ये एबिलिटी है सेल्स में जाने का तो आप लोग सेल्स में जा सकते हैं। और अच्छा हो अगर सेल्स में जाए, ग्रोथ करे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है सेल्स के अंदर। मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे 12th के हैं, जो कि अभी सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आप फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं और वो अपना फोटो वोटो भी डालते रहता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप देखते रहिए मेरे लेक्चर और नया नया नॉलेज देखते रहिए। आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा। मैं भी इसके थ्रू कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे भी पता चलता है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ।